हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान का इतिहास के लगभग 4-5 वीडियो अभी तक मैंने रिकॉर्ड किए हैं और वो कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको पहले देख लीजिए। उसके बाद आज हम गुर्जर प्रतिहार राजवंश से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद जितने भी चौहान वंश हैं, मेवाड़ का जो गुहिल वंश है, सिसोदिया वंश है, राठौड़ वंश, मारवाड़ का, ये सारे के सारे राजवंश, उसके बाद भाटी राजवंश भी पढ़ेंगे। सारे राजस्थान के जितने भी राजवंश है वो सब पढ़ेंगे, लेकिन स्टार्ट हम लोग गुर्जर प्रतिहार राजवंश से कर रहे हैं। तो ये मेरा हैंड रिटन नोट्स का प्रयास कैसा लग रहा है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया लाइक और कमेंट के ज़रिए देवें, जिससे कि आपका जो नॉलेज है वो कितना इससे बढ़ रहा है या कितना आपको इससे सीखने को मिल रहा है, ये मुझे पता चले। देखिए, गुर्जर शब्द का मतलब क्या है या फिर इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिला है, तो वो बादामी के चालुक्य शासक था पुलकेशियन सेकंड, उसके एहोल अभिलेख से मिलता है। ऐसा आपको याद रखना है, एहोल अभिलेख। कभी पूछा जाए कि गुर्जर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से, कि कौन सा शासक था, कहाँ का अभिलेख था, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब ब्रोज गुर्जर अभिलेख ने भी इसमें उल्लेख मिलता है, प्रतिहार शब्द का उल्लेख इस तरीके से मिलता है। अब गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित कुछ अभिलेख हैं जो आपको कभी पूछे जाए तो याद रखना। करडाह अभिलेख, राधनपुर अभिलेख, आगे देखिए नीलगुड अभिलेख, देवली अभिलेख, ब्रॉज गुर्जर अभिलेख। इस तरीके से इन प्राचीन अभिलेखों से गुर्जर प्रतिहार वंश से रिलेटेड आपको इनका बारे में पता चलती है, इनकी जानकारी मिलती है। ऐसे आपको याद रखना है। अब ये देखिए राजस्थान का कुछ मैप है। मैंने इस तरीके से आपको भी ऐसे ही बनाना है, एक पतंगाकार राजस्थान का जो नक्शा है। देखिए, जब गुर्जर प्रतिहार राजवंश की बात करते हैं तो गुर्जर प्रतिहार का जो क्षेत्र था वो राजस्थान के अंदर मंडोर से लगाकर गुजरात के कच्छ तक का जो क्षेत्र माना जाता है, वहाँ तक इनका शासन था। तो अब राजस्थान के अंदर जो मंडोर था, फिर वहाँ से लगाकर गुजरात के अंदर कच्छ तक इनका शासन रहा। तो इसके बीच में जैसे सांबर भी आता है, भीनमाल भी आता है, आबू भी आता है। तो ये कुछ 4 क्षेत्र था, मंडोर, सांबर, भीनमाल और आबू। ये क्षेत्र जो है ये राजस्थान के अंदर थे। फिर आगे जो निकल गया क्षेत्र नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ, तो वो रहा आपका गुजरात। तो यहाँ पे हमारे कुछ अलग अलग, जैसे मांडव्यपुर था जिसको मंडोर कहते हैं आज, तो वो प्रतिहार राजवंश था वहाँ पर। सांबर के अंदर चौहान, आपको मैंने पहले ही बताया था। भीनमाल के अंदर चालुक्य यानी सोलंकी थे, और आबू के अंदर परमार थे। ये राजवंश यहाँ पे शासन कर रहे थे। तो इनका जो उदय का जो रहा तो वो गुर्जर देश में हुआ था, और इसलिए इनको ये गुर्जरों के विरुद्ध इस तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार कहलाए। ये आपको इस तरीके से याद रखना है। अब गुर्जर देश या गुर्जर रात्रा या गुर्जर क्षेत्र, इनका जो कार्य क्या था कि ये गायों की पालन पोषण करते थे, गोपाल थे, ऐसा हम लोग कह सकते थे। तो गुर्ज का मतलब यहाँ पे इस तरीके से है, लाठी से लड़ने वाला योद्धा। किससे? लाठी, यानी लकड़ी से, लकड़ी से लड़ने वाला योद्धा क्या कहलाया? गुर्ज कहलाया। लेकिन फिर अपभ्रंश उसको गुर्जर कहने लग गए, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। आगे देखिए, अब उत्पत्ति के बारे में भी हम आपको पहले भी बताए थे, लेकिन यहाँ पे इसकी उत्पत्ति जो है विदेशी लोगों ने किस किस तरीके से बताई, ये आप लोग देख लीजिए। जैसे जैक्सन, कनिंगम, केनेडी और फिर आपका बम्बई गजेटियर, इन्होंने अलग अलग तरीके से बोला कि जैक्सन ने हूणों की संतान बोला, कनिंगम ने यूची या कुषाण कबीले से रिलेटेड बताया, केनेडी ने ईरानी वंशी बताया, ईरान से रिलेटेड, ईरान। फिर बम्बई गजेटियर ने विदेशी आक्रमणकारी समूह से रिलेटेड बताया था। भारतीय मत जो है
या फिर हम लोग इतिहास वेदा से रिलेटेड बात करें कि डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने इनको वैदिक क्षत्रिय बताया। स्कंद पुराण में पंच द्रविड़ों में से एक बताया। ग्वालियर प्रशस्ति ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ग्वालियर प्रशस्ति और हरिवंश पुराण ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको इसके बारे में याद रखना है। ग्वालियर प्रशस्ति में लक्ष्मण के वंशज बताएं, द्वारपाल का कार्य करते थे इसलिए ये प्रतिहार कहलाए, ऐसा आपको याद रखना है। हरिवंश पुराण के अंदर सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र के वंशज बताए गए, ऐसा आपको याद रखना है। राजस्थान का जो अबुल फजल है मुनोत नैनसी, ये नैनसीरी ख्यात के अंदर गुर्जर प्रतिहार जो है यानी प्रतिहारों की कुल 26 शाखाओं का ये वर्णन करते हैं, लेकिन इनमें से 26 में से 2 ऐसी प्रमुख शाखाएं हैं जिनका इन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया। एक तो भीनमाल जो कि जालौर के अंदर है और दूसरा मंडोर जोधपुर के अंदर है। ये दोनों शाखाएं इन्होंने काफ़ी अच्छे से बताई है कि ये ही प्रसिद्ध शाखाएं थी, बाकी तो छोटी मोटी थी। 26 में 2 ये थी, तो बाकी कौन कौन सी थी, जैसे रजौरगढ़ थी, उज्जैन थी, ऐसे बड़ौज थी, आबानेरी, भिनाय, ऐसा आपको याद रखना है। मेड़ता, कन्नौज, बारी, ये सारी की सारी थी, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब अभी हमने इस तरह से बताया कि हरिवंश पुराण के अंदर सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र के वंशज, इस तरीके से। तो अब इसकी वंशावली देखिए। राजा हरिश्चंद्र काशी का राजा था, तो उनकी 2 पत्नियां थी, रानियां थी, ऐसा हम कह सकते थे। एक रानी क्षत्रिय वंशी थी, दूसरी थी ब्राह्मण वंशी है। अब ब्राह्मण वंशी तारा देवी थी, उसका एक पुत्र था राहुल, उसको वो काशी का राज्य उत्तराधिकारी के रूप में मिल गया था। लेकिन जो क्षत्रिय वंशी रानी आपकी भद्रा देवी थी, उसके पुत्र 4 हुए थे और चारों पुत्रों के नाम इस तरीके से थे, भोग, भट्ट, कद्दल, रज्जिल और देह। इन चारों ने मिलकर मांडव्यपुर जो भी मंडोर हैं उसके ऊपर अधिकार कर दिया और ये जो क्षत्रिय प्रतिहार शाखा थी इसको यहाँ पे इन्होंने स्थापित कर दिया था। ये काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट मानना है। अब जब इन चारों ने वहाँ पर युद्ध कर कर एक गुर्जर प्रतिहार राजवंश की शाखा उन्होंने स्थापित करी, तो अब वहाँ से ये सारा का सारा जो है गुर्जर प्रतिहार राजवंश वहाँ से स्टार्ट हो गया और वहीं से इनकी पूरी पूरी शाखा चलती रही। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो नरभट्ट था, नरभट्ट रज्जिल के बाद इस तरीके से नरभट्ट था, वो उसके समकालीन हमारे दिल्ली के अंदर हर्षवर्धन था और उस टाइम में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था जब भीनमाल के अंदर। तो ये भी मैं आपको थोड़ी देर में आगे बताता हूँ। देखिए आगे, जैसे नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट जो फर्स्ट था ये 730 से लगाकर 765 तक इसने गुर्जर प्रतिहार आपके इस पर शासन किया था। अब नागभट्ट फर्स्ट के 2 पुत्र थे और उन्होंने अपनी जो जागीर थी, दोनों बच्चों जो जागीर थी उनको दोनों पुत्रों के अंदर उसने अलग अलग तरीके से दे दी, ये बांट दी। अब एक तरफ जो था वो भीनमाल जालौर था और दूसरी तरफ मंडोर जोधपुर था। ये 2 तरह की इन्होंने शाखाओं में फिर वो बट गया था। अब भीनमाल वाला जो जालौर वाला जो सेक्शन है, वो वाली ब्रांच है, वो बहुत बड़ी ब्रांच है और वही उन्हीं से क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है। अब देखिए इसका मैं एक वंशावली बता रहा हूँ, सीक्वेंस बता रहा हूँ, कौन कौन सा शासक कब कब बना। देखिए देवराज, वत्सराज, नागभट्ट सेकंड, जो नागभट्ट फर्स्ट था उसने कन्नौज को राजधानी बताया था। वत्सराज को वास्तविक संस्थापक बताते हैं। फिर रामचंद्र, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, भोज सेकंड, महिपाल, विनायकपाल, हेरम्बपाल, भोज थर्ड, विजयपाल, राज्यपाल, त्रिलोचनपाल, यशपाल। यशपाल एक अंतिम शासक हम लोग ऐसे कह सकते हैं। और राज्यपाल के टाइम में ही गजनी का आक्रमण हुआ था और उस टाइम में फिर अपना शासन उसने खो दिया था, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और राज्यपाल का जो उत्तराधिकारी था वो त्रिलोचनपाल था जिसने बारी को अपनी राजधानी बनाया था, ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है या फिर अपन ऐसा मान सकते हैं। दूसरा मंडोर की जो शाखा थी जोधपुर में, उसमें कुछ शासक हुए थे जैसे सिलुक, कक, बाउक, कक्कुक, देवराज, महिराज, गोपराज और इंदा। इंदा यहाँ का सबसे अंतिम शासक माना जाता है, ऐसा आपको याद रखना है। ये कभी कभी इससे
वंशावली से रिलेटेड भी, क्योंकि इसके बाद सीक्वेंस वाइज कौन कौन से शासक बने, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा, तो ऐसा आपको याद रखना है। अब नरबट प्रतिहार, सम्राट हर्षवर्धन के समकालीन अगर हम देखा जाए, इधर गुर्जर प्रतिहार राजवंश में कौन शासक था, तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं नरबट प्रतिहार था। उसके टाइम में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग का राजस्थान में आगमन हुआ था। और ये कौन सी बुक में इसका वर्णन मिलता है कि राजस्थान के अंदर आया था, तो CU की जो ह्वेनसांग की बुक है CU की, उसके अंदर इसका वर्णन मिलता है। कहाँ पे आया था, भीनमाल झालोर के अंदर आया था। अब इसको पीलो मोली भी कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया, देखिए गुर्जर देश में कूचेलो इस तरीके से उस टाइम में ऐसा बोला जाता था। गुर्जर देश का जो राजा था नरबट, तो उस टाइम में इसने पेल्ला पेल्ली यानी कि दूर देश का राजा ऐसा माना जाता है। दूर देश का राजा पेल्ला पेल्ली इस तरीके से उसमें कहा गया। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब नागभट्ट फर्स्ट से रिलेटेड मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि काफ़ी प्रतापी शासक माना जा सकता है नागभट्ट फर्स्ट। 730 से लेकर 765 तक उसने शासन किया। उसने अपने दोनों पुत्रों के अंदर दो शाखाएं में वो सारा का सारा राजवंश बट गया था। तो हम ये कह सकते हैं नागभट्ट फर्स्ट की काफ़ी सारी उपाधियाँ हैं, जैसे अरबों को नाश करने वाला, तो अरबों को विनाशक कह सकते हैं, अरबों का विनाशक कह सकते हैं, राम का दूत कह सकते हैं, नारायण मूर्ति का प्रतीक कह सकते हैं, इंद्र का जो गर्व था, घमंड था, उसको नाशक कह सकते हैं, मेघनाथ जो कि युद्ध का अवरोधक इस तरीके से कह सकते हैं। तो ये सारा का सारा अपन इनकी उपाधियों से रिलेटेड और भी पढ़ेंगे। देखिए कुछ समय के लिए, ये काफ़ी अच्छी लाइन है, कुछ समय के लिए मंडोर से मेड़तंक यानी मेड़ता अभी वर्तमान में, मेड़तंक को राजधानी किसने बनाया। ऐसा क्वेश्चन आता है कि मंडोर से मेड़तंक की राजधानी किसने बनाया, तो वो बनाने वाला शासक आपको याद रखना है नागभट्ट फर्स्ट। आगे देखिए, राजपूत शासक अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपत्र में प्रतिहारों यानी नागभट्ट फर्स्ट को राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग के उज्जैन यज्ञ का द्वारपाल बनाया, इसलिए द्वारपाल से ही प्रतिहार बना। इसे आपको याद रखना है, ये भी लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट कहलाती हैं। अब दूसरा, मंडोर की शाखा से रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारे अभी राजा के नाम लास्ट वाला इंदा बताया था। तो देखिए सिलु, ककुक, बाउक, देवराज, महिराज, गोपराज, हमीर और इंदा, ये सारे के सारे इसका जो है ये वंशावली हैं। अब इनकी जो सबसे अंतिम राजा था वो इंदा था। अंतिम राजा इंदा प्रतिहार ने 1395 ईस्वी के 1395 में मंडोर राज्य राव चुंडा राठौड़ को दहेज में दे दिया। इस तरीके से आपको याद रखना है। इंदा प्रतिहार वंशज आज भी शेरगढ़ बालेसर परगने में रहते हैं तथा इस क्षेत्र को इंदाकटी कहते हैं। इंदाकटी अभी वर्तमान में ऐसा कहा जाता है, ऐसा आपको याद रखना है। अब भीनमाल वाली जो शाखा के हैं, इसमें जितने भी राजाएं यानी कि देवराज से लगाकर यशपाल तक इनका वंश कितना रहा है, कैसे कैसे रहा है, या फिर इसका कब से कब तक किसने शासन किया, इसका थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि देवराज के बाद वत्सराज ने 783 से लेकर 95 तक इसने शासन किया और यही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो आपको याद रखना है वत्सराज। 783 से लेकर 795 तक इसने शासन किया। उसके बाद नागभट्ट शकल की बात करेंगे तो 795 से 833 तक कन्नौज को राजधानी बनाया इसने, ये याद रखना। रामभद्र, फिर उसके बाद मिहिर भोज सबसे प्रतापी शासक माना जाता है, ऐसा आपको याद रखना है। फिर महेंद्रपाल 885 से 910 ईस्वी तक राजशेखर दरबार में, राजशेखर ये दरबारी कवि थे, तो राजशेखर इनके दरबार में रहा करते थे। महिपाल यानी बिखरी हुई शक्ति को पुनः संचय करने वाला शासक अगर किसी को कहे
तो वो था आपका महिपाल, जिसने 914 से लगाकर 943 तक शासन किया था। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। अब हम आगे पढ़ेंगे पूरा का पूरा नागभट्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं। देखिए नागभट्ट फर्स्ट ने 730 से लगाकर 765 तक शासन किया। प्रथम प्रतापी अगर दिग्विजय अभियान के रूप में भी इनको माना जाता है। सबसे पहले अरब आक्रमणों का जो विनाश करता अगर किसी को कहा गया तो नागभट्ट फर्स्ट को ही कहा गया। फिर सुरक्षा की दृष्टि से मंडोर से अपनी राजधानी मेड़तंग को स्थापित करने वाला शासक भी हमने नागभट्ट फर्स्ट को ही अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। अब देखिए अरब लेखक अल बिलदुरी के शब्दों में खलीफा हाशिम का भारत अभियान पूर्णतः विफल हो गया और सिंध गवर्नर जुनैद का भारत में प्रवेश का सपना जो था वो अधूरा रह गया। ये भी नागभट्ट फर्स्ट से रिलेटेड ये माना जाता है उसके कार्यकाल के दौरान। आगे देखिए जितनी भी उपाधियाँ थी मैंने अभी बताया था, राम का दूत, नारायण मूर्ति का प्रतीक, मेघनाद के युद्ध का विरोधक, इंद्र के घर यानी घमंड का नाशक, नारायण अवतार कह सकते हैं, मलेच्छों का नाशक भी कहेंगे। मलेच्छ यहाँ पे मलेच्छ एक जाति थी, उसका ये काफ़ी आक्रामक या इस तरह की जाति थी जिसका नाश करने वाला था। चावड़ा वंश पर विजय प्राप्त कर भीनमाल जालौर पर अधिकार कर दिया था। उस टाइम में चावड़ा राजवंश था जिसको हराकर भीनमाल जालौर पर अधिकार कर दिया। प्रतिहारों की दो शाखाएं थी। मंडोर उस टाइम में ककुक था और भीनमाल में देवराज था। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार नागभट्ट फर्स्ट की राजधानी कौन सी थी? आपको याद रखना है भीनमाल, ऐसे आपको याद रखना है। अब हम आगे देखेंगे देवराज प्रतिहार। कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? देवराज प्रतिहार। देखिए देवराज प्रतिहार 765 से लगाकर 783 तक उसने शासन किया। भीनमाल शाखा का आरंभिक शासक और नागभट्ट फर्स्ट का उत्तराधिकारी कौन था? देवराज प्रतिहार। आपको इस तरह से याद रखना है। यह आरंभ में ककुस्थ प्रतिहार के अधीन था। ककुस्थ प्रतिहार जो मंडोर शाखा से रिलेटेड है उसके अधीन था, ऐसे हम लोग कहेंगे। अब वत्सराज प्रतिहार इसके बाद इसने 783 से लगाकर 795 तक शासन किया। इसी को प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। त्रिपक्षीय जो संघर्ष रहा उसका जनक भी हम लोग आपके वत्सराज को ही मानते हैं। कन्नौज, अब त्रिपक्ष में 3 जगह के, एक कन्नौज, पाल वंश और बंडी जाति का विजेता माना जाता है वत्सराज। आगे देखिए रणहस्तिन की इसने उपाधि धारण की है। ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रणहस्तिन की उपाधि किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने धारण की या किसको ऐसा माना जाता है? तो आपको याद रखना है वत्सराज। शासनकाल 783 से 95 तक। आगे देखिए गुर्जर प्रतिहार काल में महामारू गुर्जर स्थापत्य शैली का जो आरंभ हुआ था, महामारू गुर्जर स्थापत्य शैली वो वत्सराज के टाइम में ही हुआ। महामारू शैली जो है वो कहाँ कहाँ है? मंडोर में भी है, ओशा में भी है और भीनमाल में भी है। ये स्थापत्य शैली का मतलब यहाँ पे मंदिरों का निर्माण हुआ था, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। वत्सराज के समय साहित्य यानी ग्रंथ भी लिखे गए थे। तो ग्रंथ कौन कौन से लिखे थे? कुवलयमाला यानी उद्योतन सूर्य के द्वारा लिखा गया 778 में, और हरिवंश पुराण लिखा गया जिनसेन सूर्य के द्वारा 783 के अंदर। ये ग्रंथों का भी उल्लेख मिलता है, इस तरह से आपको याद रखना है। वत्सराज को पराजित करने वाला शासक था राष्ट्रकूट शासक ध्रुव थर्ड, ये उनसे पराजित हुआ था, ऐसा हम लोगों को याद रखना है कि वत्सराज को पराजित करने वाला शासक कौन था? कि राष्ट्रकूट शासक ध्रुव थर्ड था, से उससे वो क्या हुआ? पराजित हो गया था, ऐसा हम लोगों को याद रखना है। अब वत्सराज जो था भीनमाल, उसने उपाधि भी धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला शासक अगर किसी को माना जाता है तो वो कौन था? वत्सराज, महाराजा धीराज की उपाधि, ऐसा हम लोगों को याद रखना है। अब आगे
जैसे त्रिपक्षीय सप्तवर्षीय संघर्ष कौन कौन से रहे, तो इस तरीके से जैसे प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये तीन जो शाखाएं थी, और यहाँ पे जो युद्ध हुआ था कन्नौज के से रिलेटेड, तो वो उसी को हम लोग बोलते हैं त्रिपक्षीय सप्तवर्षीय संघर्ष। अब सामंत प्रतिहारों का जो सामंत राजा था उत्पल देव परमार ने ओशिया के अंदर 3 मंदिरों का निर्माण करवाया था। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, कौन कौन से 3 मंदिर थे ओशिया के अंदर। एक तो सच्चाई माता मंदिर था, एक हरिहर मंदिर है एक दूसरा, और तीसरा जो है वो महावीर मंदिर है। तो ये आपको याद रखना है, किसने बनाए थे, उत्पल देव परमार ने। कहाँ पे, ओशिया में, ऐसा हम लोगों को याद रखना है। अब आगे पढ़ते हैं अपन लोग नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड जो है 795 से 833 तक इन्होंने लगभग 38 साल तक शासन किया। इसने भीनमाल के स्थान पर कन्नौज को अपनी सही राजधानी बनाया। इनकी उपाधि के बारे में बात करेंगे तो नागवलोक दरबार, तुरुस्क यानी तुर्क विजेता, मालव विजेता, किरात विजेता, निषाद विजेता, ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर ये सारा का सारा उल्लेख मिलता है। इनके जो सामंत हुए करते थे तो वो मंडोर प्रतिहार, सांबर चौहान, गुहिल, कलचुरी, ये आदि इनके सामंत हुआ करते थे। इन्होंने कौन कौन से क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करी थी, मालवा, अनंत, कलिंग, दोआब क्षेत्र, इन सब पे इन्होंने अपना अपना क्षेत्र विजय किया था। अरब आक्रमण कौन सा हुआ था, तो देखिए मोहम्मद वारिस बेग पर विजय प्राप्त करी थी, जो कि तुर्क विजेता हम लोग ऐसा माना जाता है। सामंत जो थे यहाँ पे देखिए, जैसे मंडोर में बाउक था, सांबर का गुवक था, और गुहिल में खुमाण, ये सभी के सभी इनके सेनापति हुआ करते थे। और इसके काल को गुर्जर प्रतिहारों का साम्राज्य निर्माण काल माना जाता है। साम्राज्य निर्माण काल का मतलब ये अपनी शक्ति के बल से एक दूसरे राजाओं को पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाला साम्राज्य शासक कहलाया नागभट्ट सेकंड, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। इसने काफ़ी विजय प्राप्त करी। तो विजय का जो उल्लेख है वो कहाँ से मिलता है, तो आपको याद रखना है बकुला अभिलेख, बकुला अभिलेख में इसके विजयों का उल्लेख मिलता है। उपाधियों का वर्णन या उपाधियों का उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो ग्वालियर प्रशस्ति, जो कि मिहिर भोज ने अंकित करवाई थी, मिहिर भोज ने, तो उससे मिलता है। आपको इस तरीके से याद रखना है। कन्नौज और अरब विजय के अवसर पर मंडोर के निकट भुजकला गांव में शिव पार्वती मंदिर बनवाया था। अगर आपको इस तरीके से पूछा जाए कि शिव पार्वती मंदिर क्यों बनवाया था, तो कन्नौज और अरब के ऊपर उसने विजय प्राप्त करी थी, तो इसलिए मंडोर के निकट भुजकला में शिव पार्वती का मंदिर बनाया। आगे देखिए, नागभट्ट सेकंड ने राष्ट्रकूट शासक गोविंद थड़ तथा बंगाल का धर्मपाल, इन दोनों को भी पराजित किया था, ऐसा आपको याद रखना है। इसीलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष का विजेता भी माना जाता है। इसके चक्कर में इसने एक उपाधि धारण करी थी, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। इतनी बड़ी उपाधि नागभट्ट सेकंड ने प्राप्त करी थी। वैष्णव धर्म से संबंधित थी ये। जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने कुष्ठ या कोढ़ रोग हो गया था इनको, तो ये एक ऐसे राजा माने जाते हैं कि जिनको कोढ़ या कुष्ठ रोग हो गया था। अब ये हो गया था तो क्या किया इन्होंने, अपने जो पाप थे, पापों की मुक्ति या प्रायश्चित करने हेतु 1833 ईस्वी के अंदर इन्होंने कन्नौज के अंदर गंगा जल में जीवित समाधि ले ली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था कुछ रोग की वजह से, तो इन्होंने वहाँ पे समाधि ले ली, गंगा जल में जीवित समाधि, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अब वत्सराज की सुंदर देवी रानी थी, जिसके पुत्र हुआ था नागभट्ट सेकंड, ऐसा हमने अभी पहले पढ़ा था। वत्सराज जिसको वास्तविक राजा माना जाता है, फिर नागभट्ट सेकंड आया। अब नागभट्ट सेकंड से रिलेटेड अभी अपन ने पढ़ा था कि कन्नौज को सही राजधानी बनाया, त्रिपक्षीय संघर्ष को विजय प्राप्त कर लिया और साम्राज्य निर्माण के लिए काफ़ी ज़्यादा वो प्रसिद्ध रहा।
अरबों पर जो आक्रमण का था उसने मूल रूप से उसका उन्मूलन कर दिया था। और उसका जो सेनापति था वो गुवक था। गुवक यानी सांबर का शासक, सांबर का सामंत, ऐसा हम लोग कह सकते थे। ऐसा अभी हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं रामचंद्र। इस वीडियो के अंदर सिर्फ रामचंद्र तक ही पढ़ने वाले हैं, तो ये थोड़ा सा बाकी वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा हम लोग सेकंड वाला पार्ट लेके आएंगे, तब पढ़ेंगे। रामचंद्र, रामचंद्र नहीं, रामभद्र। रामभद्र का शासन था 833 से लेकर 836 तक। केवल ये 3 साल तक ही बने थे। निर्बल या फिर इसको अयोग्य और भीरु शासक, भीरु का मतलब भयभीत होने वाला, इस तरीके से शासक माना जाता है। प्रतिहार साम्राज्य का विखंडन हो गया था। सामंतों के द्वारा स्वतंत्र अपनी अपनी सत्ता आरंभ करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इसका जो पुत्र था भोज फर्स्ट, वो इनसे दुखी हो गया था रामभद्र से। तो क्या किया उसने, इसको हत्या कर दी। किसने करी? भोज फर्स्ट ने। किसकी करी? रामभद्र की। और भोज फर्स्ट सिंहासन पर बैठ गया था। तो भोज फर्स्ट को प्रतिहार या गुर्जर प्रतिहारों या प्रतिहारों का पितृहंता शासक या पितृहंता राजकुमार भी माना जाता है। ऐसा इसलिए हुआ कि रामभद्र की इसने हत्या कर दी, क्योंकि वो अयोग्य था, मतलब डरा, वो भीरू शासक था। जो भी सामंत थे वो भी अपनी जो खुद की सत्ता स्थापित कर दी थी, तो फिर उसने उसकी हत्या कर दी। तो इस तरीके से अभी हमने इस वीडियो के अंदर एक कुछ पोर्शन हमने अभी पढ़ा। नागभट्ट फर्स्ट पढ़ा, सेकंड पढ़ा, वत्सराज पढ़ा, रामभद्र पढ़ा। अब हम आगे जो पढ़ेंगे मिहिर भोज, वही मिहिर भोज जो सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। तो पार्ट सेकंड के अंदर पढ़ेंगे। अभी तक जो पढ़ा है उसको आप 1-2 बार रिवाइज करिए। और ये आप हैंड रिटन नोट्स एक बार आप अपनी नोटबुक में खुद लिखेंगे तो और अच्छा लगेगा, लेकिन फिर भी आपको समझ में आज नहीं आता है तो इसको 1-2 बार देखिए। और मेरा प्रयास कैसा लग रहा है आप अपने कमेंट और लाइक के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दें। ओके।